हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रही होंगी। सो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं कन्फेशन। सेक्शन नंबर 31 जो है, जो एडमिशन से ही डील करता है एक, वो हम बाद में ही करेंगे, कॉन्टीन्यूटी में ही चलते हैं। दैट्स अ स्मॉल सेक्शन, उसको अब हम 115 से भी कनेक्ट करेंगे, बाद में देखते हैं उसे। सो आज हम कन्फेशन शुरू करते हैं, ठीक है। सो कन्फेशन क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? कन्फेशन से क्या समझते हैं? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फेशन। वट इज़ बेसिकली कन्फेशन? सी, जब हमने एडमिशन स्टार्ट किया था तब हमने एक बात करी थी कि जो एडमिशन है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कन्फेशन जो है वो क्या है? दैट इज़ एन एडमिशन टूवर्ड्स द गिल्ट, ठीक है। ये होता है आपका एडमिशन, ठीक है। सो एडमिशन, कन्फेशन और स्टेटमेंट, बेसिकली अगर इन तीनों को अगर हम एक डायग्राम में डिपिक्ट करना चाहें तो वो ऐसे होगा। दिस होल इज अ स्टेटमेंट, दिस पार्ट इज एडमिशन एंड दिस पार्ट इज कन्फेशन। क्यों? क्योंकि कन्फेशन एक एडमिशन है, एडमिशन टूवर्ड्स द क्राइम, एडमिशन टूवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। तो अगर हम इन्हें डिनोट करेंगे तो दिस विल बी जीनस, दिस विल बी स्पीशीज एंड दिस विल बी सब स्पीशीज, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका कन्फेशन, ठीक है। अब हम कन्फेशन को ज़रा थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बेसिकली व्हाट इज़ कन्फेशन और किस किस बंदे ने, किस किस ऑथर ने कन्फेशन के बारे में हम डील किया हुआ है, कन्फेशन के बारे में बताया हुआ है। सर जेम्स स्टीफन, आप सब जानते हैं, इज़ द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और उन्होंने कन्फेशन को डिफाइन किया है एज एन एक्सप्रेशन। वैसे अब कन्फेशन अगर आपसे कोई पूछा जाए तो कहाँ डिफाइंड है? वेयर इज़ कन्फेशन डिफाइंड? कन्फेशन इज़ नोवेयर डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप देखेंगे एडमिशन को सेक्शन 17 में डिस्क्राइब किया हुआ है, बट जब हम कन्फेशन की बात करते हैं तो कन्फेशन की ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत टाइम से इसके बारे में बातचीत चलती जा रही है कि कन्फेशन को हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, क्या डेफिनेशन बेसिकली अडॉप्ट की जाएगी कन्फेशन के ऊपर। तो हमारे पास दो लोग हैं, दो ऑथर्स हैं, जिनकी एक उनकी जो एक डेफिनेशन है कन्फेशन को लेके, वो उन्होंने एक्सप्रेस की है और उसको ही जनरली कन्फेशन के तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर स्टीफन की डेफिनेशन, जो कहते हैं, जिन्होंने इसे अपने डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में डिफाइन किया है, आर्टिकल 21, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सॉरी गाइस, इसमें कहना चाह रहे हैं अ कन्फेशन इज़ एन एडमिशन। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, अ कन्फेशन is an admission made at any time आज हम सिर्फ प्रीव्यू ले रहे हैं, ठीक है। कन्फेशन का जो बेसिकली सेक्शन है 24 से जो शुरू हो रहा है कन्फेशन, उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम सिर्फ कन्फेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके के कन्फेशंस होते हैं, कब कब कन्फेशन किए जाएंगे, कन्फेशन बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ भाई आप लोगों को ना समझ में, आप लोगों को एडमिशन समझ में आता है तो कन्फेशन भी ईजिली समझ में आ जाएगा। एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड with crime stating or suggesting the inference that he committed the crime, ठीक है।
ये जो डेफिनेशन है जजेस ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में मिस्टर स्टीफन ने दी है, जेम्स स्टीफन साहब कहते हैं कि एक कन्फेशन इज़ एन एडमिशन, एक एडमिशन है मेड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम बंदे के द्वारा दिया हुआ, जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी भी ऑफेंस के लिए कोई चार्ज आया है, चार्ज विद द क्राइम है, द पर्सन इज चार्ज विद द क्राइम। नाउ किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए वो, स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस, कि आपको उस एडमिशन को सुन के आपको लगे कि भाई वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जो एक ऑफेंस कमिट हुआ है, जो एक क्राइम हुआ है, उससे रिलेटेड वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है। वो स्टेटमेंट ऐसी है जिससे आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं, आप एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि भाई जो क्राइम है वो उसी बंदे ने कमिट किया है। मीन्स द एक्यूज हैज़ कमिटेड द क्राइम, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। अगर वो बंदा ऐसा कोई एडमिशन करता है, एडमिट करता है अपनी एक स्टेटमेंट को कि हाँ भाई ये क्राइम मैंने किया है, और वो जो है उसी टाइम किसी भी टाइम पे भी कर सकता है, वो ये नहीं है कि हाँ भाई अभी क्राइम कमिट हुआ है तो वो 2 दिन बाद करेगा, 4 दिन बाद करेगा, उसका नहीं है, टाइम का नहीं है। बट बेसिकली द एडमिशन ऑफ अ crime, when the person is charged with a crime, and that admission is suggesting you an inference, is giving you an inference कि हाँ भाई उस बंदे ने क्राइम किया है। ठीक है, कन्फेशन इज इन, आई थिंक कन्फेशन का जो प्रोसेस है, जो कन्फेशन बेसिकली चीज़ है, वो बहुत लोगों को समझ में आ जाती है। एडमिशन और कन्फेशन, एडमिशन समझ में आ गया तो कन्फेशन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट दैट कि वो क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होगा। जो कन्फेशन है दैट विल नॉट कम अंडर द सिविल केसेस। ओके, ठीक है, अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आई गेस। नाउ मूव ऑन टू एक और हमारे बहुत ही जूरिस्प्रूडेंस में आपने अगर पढ़ा हो तो एक हमारे बहुत मानने हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है विगमोर नाम है इनका, और इनके अकॉर्डिंग भी कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई है, उसको समझते हैं। A confession is an acknowledgement in express words by the accused in criminal case, by an accused in criminal case of the truth of the guilty fact charged or some essential part of it। ये कहा जा रहा है हमारे विगमोर जी के द्वारा कि जो कन्फेशन है वो बेसिक एक एक्नॉलेजमेंट है, एक एक्सप्रेस वर्ड्स में बाय एन एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस ऑफ द ट्रूथ ऑफ द गिल्टी ऑफ द फैक्ट चार्ज और सम एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। सी कहना ये भी वही चाह रहे हैं जो मिस्टर स्टीफन कहना चाह रहे थे, बस थोड़ा टेढ़े तरीके से इन्होंने पकड़ा उस चीज़ को। और क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक बंदा है, मैं हूँ और आप हैं, आपने उस पर एक चार्ज लगाया कि भाई तूने तो मर्डर किया है। अब अगर मैं उस स्टेटमेंट को जो आपने मेरे को दिए कि हाँ भाई तूने मर्डर किया है, मैं उसे एक्नॉलेज कर लेती हूँ, एक्नॉलेज मतलब मैं उसको मान लेती हूँ, मैं उसको एडमिट कर लेती हूँ कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया है, तो यहाँ पे भी जो चार्ज आपने मेरे पे लगाया और मैंने उसको एडमिट कर लिया तो वो भी कन्फेशन की कैटेगरी में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं गिल्टी हूँ उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए, उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि अब मानी जाती हैं कि यहाँ पे कन्फेशन इस तरीके से चलेगा। इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि कन्फेशन जो है हमारा मस्ट बी इन रिलेशन टू ऑफेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब भी आप किसी चीज़ का कन्फेशन कर रहे हैं, उस कन्फेशन का किसी ऑफेंस से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ऑफेंस कहाँ पढ़ते हैं आप? आईपीसी में पढ़ते हैं। जो भी ऑफेंस की डेफिनेशन आईपीसी में दे रखी है, उसके द्वारा कोई भी ऑफेंस अगर आपने कमिट किया है और आप उस चीज़ से रिलेटेड कोई एडमिशन कर रहे हैं तो वो एडमिशन जो है वो कन्फेशन माना जाएगा। कन्फेशन बेसिकली यही है जो आप
क्रिमिनल केसेस में ऑफेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपकी कन्फेशन की डेफिनेशन। सो बेसिकली मीनिंग ऑफ कन्फेशन फिर यहाँ सेटल हो गया था कि कन्फेशन क्या है, और ये हमने बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, आप सबने पढ़ा भी होगा, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 का केस है। और इसमें ये जो प्रिंसिपल है, ये सेटअप हो गया था कि भाई बेसिकली क्या है कन्फेशन का मीनिंग, कि किस चीज़ को हम कहेंगे कि इस वाले केस में हमने सेटल किया था। तो आप सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए प्री में भी, तो यही क्वेश्चन अराइज होगा कि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में जो कन्फेशन का मीनिंग था वो हमारे जजेस ने डिफाइन कर दिया था, उसको बता दिया था, ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड भी आपने ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी चीज़ में जो इस केस में जो सेटलमेंट हुई थी वही हमारी एक और केस में हुई थी। उस केस का नाम भी लिख लीजिए, बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये भी हमारा केस है 1952 का। जो बात इसमें कही गई थी ना पाकला नारायण स्वामी में, वही बात कही गई थी आपकी इसमें भी, बलविंदर कौर वाले केस में भी। तो बेसिकली ये हमने सेटल कर दिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं लॉर्ड एटकिन की। लॉर्ड एटकिन ये भी एक बहुत जाने माने ऑथर हैं। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि एक्सकल्पेटरी है, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, क्या समझते हैं आप लोग एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट से? एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट वो होती हैं जो कि आपकी सेल्फ डिफेंडिंग स्टेटमेंट होती है। सेल्फ डिफेंडिंग स्टेटमेंट होती है ये। ठीक है, सेल्फ डिफेंडिंग स्टेटमेंट मतलब जो आपको बचाए, आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट हो गया। मान लीजिए मेरे पे कोई ऑफेंस का चार्ज लगा कि हाँ भाई मैंने चोरी किया है, तो अगर मैं उस चोरी को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ भाई मैंने किया, तो वो मेरा तो कन्फेशन हो गया। बट अगर मैं कहती हूँ मैंने चोरी नहीं की, तो वो मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए स्टेटमेंट दे रही हूँ। तो बेसिकली वो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है जो एक्सक्लूड कर रही है हमारे उस चार्ज को, उस ऑफेंस जो हमने कमिट किया है उसको। तो सेल्फ डिफेंडिंग स्टेटमेंट जो होंगी ना, वो आपकी कन्फेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगी। अगर आप किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो वो आपका इंक्लूडेड नहीं बनेगा, दैट वोंट बी अ कन्फेशन। ठीक है, नाउ नो स्टेटमेंट दैट कंटेन सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट इज ऑफ सम फैक्ट, कि मतलब वो उस ऑफेंस को नेगेट करिए। नेगेट करिए मतलब नेगेटिव में डाले कि आपने वो ऑफेंस नहीं किया, तो वो आपकी कन्फेशन की स्टेटमेंट में फॉल नहीं करेगी। पहली चीज़ तो ये। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़ ये कि आपने मान लीजिए कोई ऐसा कोई इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट है कि हाँ भाई, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आप पे लगाया गया है चार्ज कि भाई आपने ये सब चीज़ें करी हैं। तो इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स वही होंगे, जैसे मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपने बॉडी को, आपने किसी का मर्डर किया, आपने उसको छुपाया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स हैं। आप किसी घर में थे, उस घर से आप निकले, आपके हाथ में एक गन थी, और वहाँ उसी घर में एक बंदे का मर्डर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको जो अभी समझाने जा रही हूँ दैट इज़ द पॉइंट कि इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स है। इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स मतलब कि वो फैक्ट्स जो दिखने में आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो क्राइम किया हुआ है। तो अगर कोई बंदा, कोई भी एक व्यक्ति, ए पर्सन है, वो बी के हाउस से निकलता है, उसके हाथ में एक गन है, तो उसको देख के आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हाँ भाई इसी ने जुर्म किया होगा। ठीक है, आप ये मान सकते हैं, इन्फ्रेंस करेंगे हाँ भाई इसने हाथ में गन थी, वो हम मर्डर हो गया, वो अदर सर्कमस्टांसेस में आ जाएगा, बट कन्फेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा खुद एडमिट नहीं कर रहा है उस चीज़ को। वो अपने साथ एक गन कैरी कर रहा है, ठीक है, उसको देख के आप एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट वहाँ पे वो कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बिकॉज ही इज़ नॉट एडमिटिंग हिमसेल्फ रिगार्डिंग दैट ऑफेंस। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी
कन्फेशन की एक और, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवॉल्वर लेकर चल रहा है, वो मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है। तो जो जेम्स स्टीफन ने डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस में अपनी डेफिनेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। विगमोर के द्वारा जो डेफिनेशन दे रखी है हमारी कन्फेशन की, वो भी हमने पढ़ लिया है। सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि कन्फेशन जो है, जैसे हमने बोला ना अभी कि एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, वो हमने विगमोर के बारे में, ये सब चीज़ें हो गई। आई थिंक आपको कन्फेशन का बेसिक मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि कन्फेशन किस बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम कन्फेशन को एडमिशन से डिफ़र करना चाहें तो कैसे करेंगे? कि एक टेस्ट है कि भाई जो एक बंदा है वो अगर एक ऑफेंस के लिए चार्ज है किसी कमीशन के लिए और उस चीज़ को वो एडमिट कर रहा है तो वो हमारा कन्फेशन हो जाएगा। बट किसी भी ऐसे इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट को जो वो अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, ये एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट और इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स, ठीक है, तो यही बेसिकली कि एडमिशन और कन्फेशन में यहाँ ये डिफरेंस आ गया कि एडमिशन जो है आप सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में दोनों ही में एडमिशन कर सकते हैं ना, ठीक है, बट कन्फेशन में आपका जो एडमिशन है दैट मस्ट रिलेट टू द ऑफेंस, ठीक है। बट आपकी कोई खाली एक्नॉलेजमेंट किसी भी गिल्ट को लेके, किसी भी एक ऐसी स्टेटमेंट को जो इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट अपने अंदर ले रही है, जो आपका प्रूफ कर सकती है, वो बेसिकली एडमिशन है, ठीक है। आपका एक्ट जो हो रहा है वो वहाँ एडमिशन हो जाएगा, बट कन्फेशन मस्ट बी इन योर ओन स्टेटमेंट। एडमिट करें आप किसी चीज़ को, उसको हम कन्फेशन बोलेंगे। ये हमारा कन्फेशन फ़िलहाल यहाँ पे हो गया। अब बेसिकली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कन्फेशन नहीं मानेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कन्फेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने पढ़ा सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, अभी हमने पढ़ा ना सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्फ डिफेंडिंग स्टेटमेंट, वो कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक चार्ज जो ऑफेंस जो के ऊपर जिससे चार्ज किया गया वो उसे नेगेट कर रहा है, उसे नेगेटिव में कर रहा है, उसे मना कर रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड हमने बोला ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा है, वो एक गन लेके आया, वहाँ जिस घर में वो मर्डर हो गया, तो वहाँ पे वो दिख रहा है आपको, इन्फ्रेंस आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कि हाँ भाई उस बंदे ने ही मर्डर किया होगा, बट बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कन्फेशन। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ का खुद एडमिशन नहीं कर रहा है। हाँ, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आप ये एनालाइज कर सकते हैं, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाएगा, बट नॉट इन दिस कैटेगरी, ठीक है। तो वो कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगा। तीसरा जो है वो है एडमिशंस ऑफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग द इन्फ्रेंस कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब वो भी सेम ही है कि भाई इन्फ्रेंस आप ड्रॉ कर पा रहे हैं कि आपने मर्डर किया है, बट नॉट। थर्ड इज गिल्टी कंडक्ट, थर्ड हमारा है गिल्टी कंडक्ट। सी गिल्टी कंडक्ट मतलब आपने किसी का मर्डर किया, आपने किसी का मर्डर किया, आपने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का सोच लिया कि भाई मैं इसको लेके जाता हूँ, आपने खून के धब्बे हैं वो मिटाए, ट्रेसेस ऑफ क्राइम जो होते हैं बेसिकली, कि आप किसी को ये ना पता चले कि आपने मर्डर किया, जनरली यही होता है ना, यही करते हैं। तो अगर आप वो सब चीज़ कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ को कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ के एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका कंडक्ट है वो कंडक्ट आपका कन्फेशन में नहीं आएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो एक कंडक्ट में आ जाएगा आपका, बट वो कन्फेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, कन्फेशन नहीं माना जाएगा उसको कि आप ये सब कर रहे हैं। वही बात है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं, आप सेक्शन नंबर 8 में उसको फॉल करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कन्फेशन इट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्फेशन। क्लियर है? आई होप कन्फेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें कन्फेशन में आएंगी और क्या क्या चीज़ें कन्फेशन में नहीं आ रही, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा केस है, आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, पर आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा केस है, एग्रो नगेरिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस है आपका 1966 का। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था ना कि इस केस में भी यही कहा गया था कि जो कन्फेशन है
जो आपका कन्फेशन है वो है मे बी डिफाइंड एज ए ऑफेंस ऑफ द चार्ज विद द ऑफेंस स्टेटमेंट विच कंटेन्स सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट. It cannot amount to confession if an admission of an accused is used against him and the whole of it should be tendered in and not a part of it. Now इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि मान लीजिए आपने कोई कन्फेशन किया है, ठीक है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सेल्फ एक्सकल्पेटरी भी हैं, मतलब डिफेंडिंग स्टेटमेंट भी हैं आपकी कि आप किसी चीज़ को तो डिनाई कर रहे हो कि आपने नहीं किया और किसी चीज़ के लिए आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, ठीक है. इनकल्पेटरी स्टेटमेंट भी है. जो आप सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, जो आपने कन्फेशन की बात करी है, वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट भी. तो अगर आप ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें दोनों स्टेटमेंट है कि हाँ पे मैंने ये पोर्शन तो किया है पर मैंने इसके बाद ये नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने चोरी तो वहाँ पे की थी पर मैंने मर्डर नहीं किया. अगर आप ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें सेल्फ एक्सकल्पेटरी भी है और सेल्फ इनकल्पेटरी स्टेटमेंट भी है, तो वहाँ पे एज अ होल ये विल बी यूज्ड. ऐसा नहीं है कि भाई पार्ट में आपने ले लिया कि हाँ भाई जिस बंदे ने उसने मान लिया, कोई एडमिशन किया, उसने कोई कन्फेशन किया, तो आपको पूरी ही स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पूरे ही कन्फेशन की तरह उस स्टेटमेंट को ट्रीट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप एक पार्ट ले लें और दूसरा छोड़ दें. ये बेसिकली एग्रो नगेरिया के केस में डिसाइड किया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. सो दिस कम्स, अब हमने 3 केस कर लिए हैं इसमें. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. कन्फेशन इज़ ईजी, इट्स द एडमिशन टूवर्ड्स द गिल्ट. क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी पढ़ लिया. एग्रो नगेरिया के इसमें इंपॉर्टेंट केस हमने वो भी पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको आगे करने से हम वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री पे नहीं जा रहे हैं अभी. प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हम किस तरीके कन्फेशन की बात कर रहे हैं, वो हम आगे वाले सेक्शंस में करेंगे, थॉरली करेंगे. सो काइंड्स ऑफ कन्फेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है. नाउ इट कम्स द काइंड ऑफ कन्फेशन. सो किस तरीके के कन्फेशन हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? किस तरीके के कन्फेशन आप लोगों ने पढ़े हैं? बेसिकली 2 ही तरीके के कन्फेशन होते हैं. एक होता है आपका जुडिशियल, एक होता है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है. 2 तरीके के कन्फेशन पढ़ेंगे हम. किस तरीके के पीस एविडेंस हैं ये भी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काइंड्स ऑफ कन्फेशंस. सो कन्फेशन को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में. बेसिकली हमने तो क्या, लॉ ने डिवाइड किया है जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में. तो जुडिशियल कन्फेशंस आपको क्या लगता है क्या होगा? सी नेम सजेस्ट कर रहा है आपको जो भी ऐसे कन्फेशंस हैं जो कि आप किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी कोर्ट में कर रहे हैं. कब? इन द ड्यू कोर्स ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग. कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और उसके दौरान अगर आपने कोई ऐसा कन्फेशन किया मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने या किसी मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो, और इट इज़ एसेंशियल कि मतलब वो जो आप कन्फेशन कर रहे हैं वो अपनी फ्री विल से कर रहे हैं, आपको किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी है. वो कन्फेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो आप खुद आपने किया है अपनी मर्ज़ी से और आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी जानते हो कि हाँ भाई आप ये कन्फेशन कर रहे हैं और इस चीज़ के ये कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे. मुझे जेल भी हो सकती है, मुझे फांसी भी हो सकती है, मुझे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. मतलब आपको बेसिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता होगा. तो वो चीज़ आप जब करेंगे तो वो फॉल कर जाएगी आपकी जुडिशियल कन्फेशंस की कैटेगरी में. नाउ अब जुडिशियल कन्फेशन कर कौन सकता है, कौन रिकॉर्ड कर सकता है? जुडिशियल कन्फेशन जो है आपका रिकॉर्डेड होता है बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है. अच्छा, मैजिस्ट्रेट करता है और इसको हम प्रूव कर देते हैं अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है. सेक्शन नंबर 80 देखेंगे ना आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है प्रॉपर प्रोसीडिंग में एक कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है किसी बंदे का, तो हम उसको जेन्युइन मान लेते हैं अंडर सेक्शन नंबर 80 कि हाँ भाई ये जो कन्फेशन किया गया है इस एक्यूज्ड के द्वारा, जो स्टेटमेंट इसने दी है वो उससे बाकायदा साइन भी कराई जाती है
और उसको जेन्युइन मान लिया जाता है अंडर सेक्शन 80 में। ठीक है, यही चीज़ है कि हाँ भाई अगर जुडिशियल कन्फेशन कोई हुआ, मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया प्रॉपर सारी प्रोसेस को फॉलो करके, तो हम उसको जेन्युइन मान लेंगे कि वो कन्फेशन जेन्युइन है। ये सेक्शन नंबर 80 में पढ़ेंगे आप। अब हम इसके साथ कुछ सेक्शंस कनेक्ट करते हैं कि जैसे हम सेक्शन कनेक्ट करेंगे, इसमें सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं। कन्फेशन तो सीआरपीसी में आएगा ना, तो उसी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 164 क्या कहता है, मैं अभी सीआरपीसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शन नंबर सीआरपीसी 6164 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि किस तरीके से, व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिकॉर्डिंग अ कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड मेड एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, बट एट द कमेंसमेंट बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और ट्रायल्स। ठीक है, नाउ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो 164 में हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं वो कब होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसके बाद भी हो सकता है। पर अगर इंक्वायरी शुरू हो गई है, कमेंसमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पहले पहले, जो आप ट्रायल से पहले पहले अगर आप कोई वो कर रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, तो वो आपका कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा, वो मान लिया जाएगा कन्फेशन है। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम चलते हैं, सेक्शन नंबर 281 सीआरपीसी की ये बात हो रही है। सो इट डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड इन इंक्वायरीज और ट्रायल्स। अब यहाँ पे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं एक्यूज्ड का, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड हो रहा है। कब हो रहा है, 281 में एक्यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल्स हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन इंक्वायरी और ट्रायल्स। यहाँ पे भी जो एग्जामिनेशन एक्यूज का हो रहा है इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान, और वो जो कन्फेशन कर रहा है वो भी इससे कनेक्टेड है, उसमें आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, 313 में आप देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। ठीक है, नाउ 463 में देखिए। ठीक है, सेक्शन नंबर 80 देखिए, सॉरी सेक्शन नंबर 463 देखिए। सीआरपीसी का ना ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड किया है और उसमें कुछ डिफेक्ट आ चुका है ऐसा, तो आपको उस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए, उस डिफेक्ट जो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन में कोई जो डिफेक्ट आया है उसको क्योर करने के लिए आप ओरल एविडेंसेस ले सकते हैं, जो कि हमारा 463 में बताया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मल डिफेक्ट की बात करता है कन्फेशन में। मतलब बेसिकली ये सेक्शन जो है कन्फेशन से कनेक्टेड है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको कन्फेशन उससे रिलेट करना है। ठीक है, कन्फेशन पढ़ रहे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और सेक्शन नंबर 80 हमने कर ही लिया कि प्री प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ सेक्शन से 313 भी है, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। कोर्ट के पास ये पावर है ना कि वो कोर्ट मीन द एक्यूज्ड। ठीक है, ये हो गया आपका कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन बेसिकली हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की। क्या लगता है आपको कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कौन से होंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑब्वियसली अब जो कोर्ट के सामने हो रहे हैं वो तो हो गए आपके जुडिशियल, और जो कोर्ट के सामने नहीं हो रहे हैं आपके, मान लीजिए द कन्फेशन विच आर मेड बाय द पार्टी एल्सवेयर हो रहे हैं। अब हम क्या बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा जुडिशियल की, है ना। एक सेकेंड गाइस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो कि बेसिकली आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं कर रहे हैं, आपका कन्फेशन वॉलंटरी ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपसे ज़बरदस्ती, वो आप भी अगर वॉलंटरी कन्फेशन कर रहे हैं जो कि एविडेंस में रिसीवेबल है, प्रूफ लाइक अदर फैक्ट्स हो सकता है, बट दे आर मेड बाय द पार्टी टू बिफोर ए प्राइवेट इंडिविजुअल।
ठीक है, मतलब ये आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने कर रहे हैं, ये आप किसी भी मजिस्ट्रेट के या जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने नहीं कर रहे। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने बोल रहे हैं, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। इन केस अगर जुडिशियल ऑफिसर है कोई, ठीक है, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर के सामने भी वो कन्फेशन कर रहे हैं, व्हेन ही इज़ नॉट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन, व्हेन ही इज़ नॉट होल्डिंग दिस पोजीशन, तो अगर आप उसकी प्राइवेट कैपेसिटी में भी कर रहे हैं किसी जुडिशियल ऑफिसर के लिए कोई कन्फेशन, तो वहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा, कन्फेशन नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी इन अ लीगल प्रोसीडिंग, दैट मस्ट बी बिफोर अ जज और अ मैजिस्ट्रेट, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम यही बात करना चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आपने किसी भी थर्ड पर्सन के सामने किया, किसी भी प्राइवेट पर्सन के सामने किया, बट नॉट इन अ प्रोसीडिंग, तो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलेंगे। और इसे हम जो ये कन्फेशन यहाँ पे किए जाएंगे ना, क्योंकि प्राइवेट कैपेसिटी में किए, प्राइवेट इंडिविजुअल के सामने किए, तो इनको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 164 जो सेक्शन है CRPC का, उसके अंदर आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कन्फेशन को, क्योंकि 164 इन कन्फेशंस पे अप्लाई नहीं होता जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल को किया जाता है, जो कि पार्टी किसी और बंदे को कर रही है, लीगल प्रोसीडिंग में नहीं कर रही। ये आपका होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। क्लियर है? सी गाइस, ना कुछ समझ में आए तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे से समझा दूँगी। बट प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस कन्फेशन हमने देखा, ठीक है। और हाँ, इसमें हमें एक चीज़ समझ यार, अगर ये है तो किस तरीके का एविडेंस है ये? दिस इज़ वीक टाइप ऑफ एविडेंस। भाई ये तो है ही एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जुडिशियल कन्फेशन, तो क्योंकि वो तो मैजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट मीन्स वॉलंटरी कन्फेशन, ठीक है। बट यहाँ पे जो वॉलंटरी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो हैं वो भी एक वीक पीस ऑफ एविडेंस के काम करेंगे। ये हमारा कहा गया था, एक केस है, केस का नाम लिख लीजिए, साहादेवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस है हमारा 2012 का, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे कि भाई किस तरीके से हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को किस टाइप के एविडेंस में हम कंसिडर करेंगे, उस बारे में कुछ लीगल प्रिंसिपल दिए गए थे कि अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी किया गया है तो वो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है उसको। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो अपने आप में एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, ठीक है ना, वीक टाइप ऑफ एविडेंस इन इटसेल्फ, खुद में एक ना वीक पीस ऑफ एविडेंस है। मतलब उसको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी बंदे को कन्फेशन को प्रूव करने के लिए, हाँ ये जो है इसी गिल्टी ही है, ठीक है। उसको वीक टाइप ऑफ, उसके लिए आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और अगर कोई कन्फेशन कर भी रहा है ऐसा, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप, कोर्ट का क्या काम है, कोर्ट को बहुत ड्यू केयर और कॉशन रखना पड़ेगा उस स्टेटमेंट को, उस वॉलंटरी कन्फेशन को भी देखने के लिए कि भाई वो कितना ट्रूथफुल है, वो कितना वॉलंटरी है। कोर्ट चाहे तो उसे यूज़ कर सकता है, बट द कोर्ट मस्ट टेक द ड्यू केयर एंड कॉशन, ठीक है। अब आपको दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया था कि भाई जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है ग्रेटर क्रेडिबिलिटी और एविडेंशियली वैल्यू तभी कर पाएगा जब वो एक चेन ऑफ एविडेंस जो है ना, सर्कमस्टांसेस के हमने पढ़ा था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो हमने पढ़ा था कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एक चेन ऑफ कॉजेंट सर्कमस्टांसेस होती है। मतलब आपको उस तरीके की आप एक चेन बना रहे हैं कि हाँ भाई ये हुआ था, ऐसे ऐसे होता है, वो कड़ियाँ जोड़नी चाहिए, वो
चेन बननी चाहिए। तो अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कोई किसी बंदे के सामने कर रहा है, वो खाली में खुद में नहीं माना जाएगा एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, एक सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस, वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। और अगर कोर्ट उसको कंसिडर करना चाहती है तो ड्यू केयर एंड कॉशन के साथ साथ उनको एक क्रेडिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि भाई खाली इस बेसिस पे हम उसे कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी बंदे को, उसके लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी होने चाहिए कि हाँ भाई कुछ कड़ियाँ ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं, फर्दर करोबरेट कर रहे हैं हम उसको और चीज़ों से। तो करोबरेटिव एविडेंस के तौर पर हम प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने एविडेंस रख सकता है कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ तो इस बंदे ने ये किया है, तो वहाँ कोर्ट उसे कंसिडर कर सकती है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब देख लीजिए बेसिस ऑफ कन्विक्शन क्या हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि जो आपको लगता है कि हाँ भाई अगर किसी बंदे के ऊपर आपने आरोप लगाया कि भाई तूने मर्डर किया है, तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो होनी चाहिए, ऐसी इम्प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा कर ही नहीं सकता। मतलब ये उसकी भी खुद की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर मैं एक पैरालाइज्ड पर्सन हूँ और अगर मैं किसी का मर्डर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो इनहेरेंट वो प्रोबेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि हाँ भाई वो बंदे ने मर्डर किया है। ठीक है। अगर किसी के महज कह देने से भी वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऐसे नहीं बन जाएगा कि हाँ भाई उसने किया है। ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटीज़ को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो और इसके अलावा और भी जैसे अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर भी रहा है तो उसकी जो स्टेटमेंट जो बोली गई है उसके द्वारा उससे आप और भी तरीके से प्रूफ करेंगे, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो उनको अंदर अलग अलग तरीक़ों से उसको प्रूफ किया जाएगा कि भाई किस किस तरीके से ये, मतलब वही है कि हमें कोई भी एविडेंस मिल रहा है तो हम उसको सिर्फ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो खाली कन्फेशन से काम नहीं चलेगा, कोरोबरेटिव एविडेंस चाहिए होंगे उस चीज़ को कोरोबरेट करने के लिए कि हाँ इस बंदे ने ही मर्डर किया है, इसके अलावा किसी और ने नहीं किया। ठीक है। बेसिकली ये था हमारा कन्फेशन का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर ये जो केस है इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें एक तेजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी केस है। तेजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी केस है। ये है आपका 2013 का केस है, इसको भी आप रेफ़र कर लीजिएगा। इन केसेस को जो मैं आपको बता रही हूँ गाइस, इनको प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कन्फेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पूरे डिटेलिंग में समझ में आएगा। दो मैंने वैसे सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या फॉल करेगा क्या फॉल नहीं करेगा, कब कब कन्फेशन जो है वो एक वीक पीस टाइप ऑफ एविडेंस होगा, कब कब वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ टाइप ऑफ एविडेंस होगा। सब तरीके की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कन्फेशन का जो जनरल था आज हमने कर लिया है। कल से हम सेक्शन नंबर 24 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कन्फेशन कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा दिए जाने पर कितना मायने रखेगा, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, किस तरीके से है, वो सब चीज़ें अब हम कल करने वाले हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही था। कन्फेशन का ये एक बार टॉपिक प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट मी इन द बॉक्स। और कुछ अगर आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है किसी सब्जेक्ट में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई सॉल्व योर डाउट्स एंड सो all the best for your preparations guys, keep going on and if you like my videos please like my channel and subscribe to my channel. So till then, bye bye, take care.